बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अकाउंटिंग आज लेक्चर नंबर 8 है हमारा। इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम नंबर 2। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रॉब्लम नंबर 1 पढ़ी थी। प्रॉब्लम नंबर 2 ये आगे हमारे सामने क्वेश्चन, प्रीपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। और सबसे पहले लिखा मिस्टर फिरोज स्टार्टेड बिजनेस विद गुड्स, बिल्डिंग एंड कैश। कि मिस्टर फिरोज 3 चीज़ों से कारोबार शुरू कर रहे हैं, गुड्स अशिया के साथ, बिल्डिंग और कैश के साथ। सेकंड ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स ऑन अकाउंट फॉर रुपीज़ 15,000 कि 15,000 की उसने चीज़ें खरीदी हैं और आज साथ लिखा ऑन अकाउंट, इसका मतलब उधार पर खरीदी हैं। थर्ड ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट फॉर रुपीज़ 20,000 कि 20,000 की चीज़ें सेल की हैं उधार पर। कैश ऑफ रुपीज़ 10,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में 10,000 कैश जमा करवाया उसने। नेक्स्ट है पेड कैश टू सप्लायर ऑफ गुड्स आर एस 10,000, 10,000 जो है ना वो सप्लायर को हमने पे किया। सप्लायर वो बंदा होता है जिससे हम उधार पर चीज़ें खरीदते हैं। इसको हम क्रेडिटर भी कह सकते हैं और इसको हम शॉपकीपर भी कह सकते हैं, जो दुकानदार होता है जिससे हम उधार पर चीज़ें खरीदते हैं। पेड टेलीफोन बिल आर एस 2,000 बाई चेक, चेक के ज़रिए हमने 2,000 टेलीफोन का बिल अदा किया है। तो ये हमारी ट्रांजेक्शन है, इन्हीं को हमने आगे टेबल में जो है ना वो करना है। तो सबसे पहले देखते हैं, शुरू में लिखा प्रीपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग कि हमने अकाउंटिंग इक्वेशन प्रीपेयर करनी है जो नीचे ट्रांजेक्शन दिया उनकी बेस पे। तो सबसे पहली ट्रांजेक्शन में देखें लिखा हुआ है मिस्टर फिरोज स्टार्टेड बिजनेस, कि मिस्टर फिरोज कारोबार शुरू कर रहे हैं। तो जो बंदा कारोबार शुरू कर रहा हो, जो ओनर हो उसका, सबसे पहले हमने उसका नाम लिखना होता है और उसके बाद जो चीज़ हम बना रहे हैं वो लिखनी होती है। जैसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन प्रीपेयर करेंगे तो हम अकाउंटिंग इक्वेशन लिखेंगे। तो अब इसी को टेबल में देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे मिस्टर फिरोज जो कि कारोबार शुरू कर रहा है। उसके बाद लिखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन और उसके बाद डेट आ जाएगी फॉर द मंथ एंडिंग। और इस क्लास में उसने डेट यूज़ नहीं की थी तो इसके लिए हम उसकी जगह पे डॉट लगा देंगे। और आगे टेबल आ जाएगा, इसका फॉर्मेट आ जाएगा, इस तरह का फॉर्मेट होगा जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है आप लोगों को। कि सबसे पहले हम लिखेंगे एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। ये हमारी इक्वेशन है जो हमने शुरू में पढ़ी थी। तो पिछले क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा था, हमने एसेट्स के आगे लिखा था इज इक्वल टू प्लस लाइबिलिटी, इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी। और यहाँ पे मैंने एक कॉलम बना दिया इन दोनों के दरमियान, एसेट्स और लाइबिलिटीज के दरमियान कॉलम बना दिया। तो ये दो तरीके होते हैं, या तो यहाँ पे हम इज इक्वल टू का साइन यूज़ करें या हम यहाँ पे लाइन लगा दें, कॉलम बना दें। तो कॉलम इसलिए मैंने बनाया था कि हमारी लाइन सीधी रहे, और अगर हम इज इक्वल टू यूज़ करते हैं तो वो भी यहाँ पे बिल्कुल एक लाइन में सीधा होना चाहिए। तो अक्सर ऐसा होता है कि इज इक्वल टू हमारा जो ना वो लाइन में एक जैसा नहीं रहता, वो आगे पीछे हो जाता है, तो जिससे सीक्वेंस कायम नहीं रहता। तो इसलिए कॉलम लगाना बेहतर होता है। तो मैंने दोनों तरीक़ों से आप लोगों को क्वेश्चन करवा दिया इसका। तो ये हमारा फॉर्मेट है इस तरह का। अब चलते हैं पहली ट्रांजेक्शन पे। मिस्टर फिरोज स्टार्टेड बिजनेस विद गुड्स आर एस 20,000, बिल्डिंग आर एस 50,000 एंड कैश आर एस 55,000। तो ये 3 चीज़ें जिससे वो कारोबार शुरू कर रहा है। तो आप लोगों को पता नहीं कि जब भी कोई चीज़ कारोबार का जो ओनर होता है, जो मालिक होता है, उसकी तरफ से कारोबार में आ रही हो तो उसको हम कैपिटल भी कहते हैं। कोई भी चीज़ हो, कैश हो या गुड्स हो या ऐसा बिल्डिंग है, फर्नीचर है, तो उन सबको मिलाकर हम कैपिटल भी लिखते हैं कि ये उसका सरमाया जो ओनर की तरफ से हमें मिला है। तो अब इसके इफेक्ट्स देखते हैं, इस ट्रांजेक्शन के इफेक्ट्स हैं इसके। सबसे पहले लिखा हुआ है कैश, कैश इंक्रीज हो रहा है 55,000, इसका एरो देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब इंक्रीज हो रहा है। प्लस गुड्स, गुड्स 20,000 इंक्रीज हो रही हैं, ये भी एरो ऊपर की तरफ जा रहा है। प्लस बिल्डिंग, बिल्डिंग भी इंक्रीज हो रही है। अभी इन 3 चीज़ों से कारोबार शुरू किया इसने, तो इन तीनों को प्लस करके हमारा आ गया कैपिटल, कि जितनी इनकी वैल्यू है इन तीनों को प्लस करें तो हमारा टोटल 1,25,000 जो है ना वो कैपिटल हो जाएगा। तो इन चारों का अब हम टेबल में देखेंगे कि टेबल में किस तरह लिखना है इसको। ये हमारे सामने इसका फॉर्मेट आ गया। तो इसमें हम कॉलम किस तरतीब से बनाएंगे, सबसे पहले हमने लिखना है सीरियल नंबर। उसके बाद जो चीज़ें एसेट्स में आएंगी उनको हम एसेट्स के नीचे उनके कॉलम बना देंगे। जैसे उसने लिखा हुआ था कैश, गुड्स और बिल्डिंग, तो इन तीनों का एक एक कॉलम हम बनाएंगे एसेट्स के नीचे।
तो आप लोगों को पिछले मैंने एक लेक्चर में पढ़ाया था कि एसेट्स हमारे कौन कौन से होते हैं, तो उसमें ये चीज़ हम बांट चुके हैं और उसी से हमें पता चला कि कैश, बिल्डिंग और गुड्स जो है ना वो एसेट्स में आएंगी। तो सबसे पहले इसमें कॉलम आ जाएगा कैश का, उसके बाद हम गुड्स का बना लेंगे इसी के साथ एक, और प्लस इसी के साथ आ जाएगा बिल्डिंग। तो ये 3 कॉलम एसेट्स में आ गए। और जो चौथी चीज़ है कैपिटल, उसका आप लोगों को पता होना चाहिए ओनर्स इक्विटी के नीचे एक ही कॉलम बनता है हमारा कैपिटल का, तो कैपिटल इसके नीचे आ जाएगा ओनर्स इक्विटी में। नेक्स्ट हम देखते हैं फर्स्ट ट्रांजैक्शन। सीरियल नंबर में लिखेंगे, नंबर देंगे उसका फर्स्ट ट्रांजैक्शन का, और कैश में हम प्लस कर देंगे 55,000, प्लस गुड्स आ जाएंगे हमारे 20,000, और प्लस बिल्डिंग 50,000। ये 3 एसेट्स थे उसमें जिससे वो कारोबार शुरू कर रहा है। तो इन तीनों का जो टोटल आ रहा है वो कैपिटल में प्लस हो जाएगा 1,25,000। तो ये हमारी पहली ट्रांजैक्शन होगी कि तीनों इंक्रीज हो रही थी, तो तीनों को हमने प्लस किया और कैपिटल भी उतना हमारा इंक्रीज हो गया सर। अब चलते हैं सेकंड ट्रांजैक्शन पे। परचेज गुड्स ऑन अकाउंट फॉर रुपीज़ 15,000, कि उसने 15,000 की चीज़ें खरीदी हैं उधार पर। ऑन अकाउंट जब किसी ट्रांजैक्शन में आ जाए तो इसका मतलब है कि हमने उधार पर चीज़ें खरीदी हैं। अब इसके इफेक्ट देखते हैं। इसमें 2 चीज़ें आ रही हैं, गुड्स और क्रेडिटर्स। कि ऊपर देखें ट्रांजैक्शन लिखी हुई है परचेज गुड्स ऑन अकाउंट फॉर 15,000, कि हमने 15,000 की चीज़ें खरीदी हैं उधार पर। तो हमारे पास क्या आ रहा है, गुड्स आ रही हैं, अशिया आ रही हैं, चीज़ें आ रही हैं हमारे पास, और हमारी तरफ से जाना क्या था, कैश, लेकिन हमने उसको कैश पे नहीं किया, हमने उसके साथ उधार किया। तो जिस बंदे से हम उधार करते हैं उसका नाम लिख दिया जाता है, या हम लिख देते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनके हम मकरूज होते हैं, जिनसे हमने उधार पर कोई चीज़ खरीदी होती है। तो हमने अब कैश नहीं लिखना यहाँ पे, हम उस यहाँ पे क्रेडिटर्स का एक कॉलम बना देंगे, और क्रेडिटर्स में वो अमाउंट लिख जाती है जो हमारी उधार की अमाउंट होती है, जो हमने पे करनी होती है फ्यूचर में। तो अब हमारी गुड्स भी इंक्रीज हो रही हैं, गुड्स हमारे पास आ रही है 15,000 की, और उतना हमारा उधार भी बढ़ गया है, क्रेडिटर्स में भी इजाफा हो गया। अब इनको टेबल में देखते हैं। टेबल में सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन का नंबर देंगे, सेकंड ट्रांजैक्शन, बल्कि ट्रांजैक्शन से पहले हम एक उसका कॉलम बना लेंगे क्रेडिटर्स का, लायबिलिटी के नीचे क्रेडिटर्स का कॉलम बन जाएगा। और ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कि क्रेडिटर्स हमारे हमेशा लायबिलिटीज़ में आते हैं, क्योंकि हम क्रेडिटर्स वो लोग हैं जो जिनको हमने अमाउंट पे करनी होती है। तो जितने भी हमारे वाजबात होते हैं, जितनी भी अमाउंट वगैरह हमारा उधार होता है, वो सारी लायबिलिटीज़ होती हैं हमारी। अब नंबर आ जाएगा सेकंड। इसमें सबसे पहले हम गुड्स में प्लस करेंगे 15,000, क्योंकि हमारी गुड्स इंक्रीज हो रही हैं। तो जब गुड्स हम खरीदते हैं तो साथ में उतना कैश माइनस करते हैं, क्योंकि कैश में हम खरीदते हैं। तो अब यहाँ पे कैश हमने पे नहीं किया, तो हम क्रेडिटर्स में उतनी अमाउंट प्लस कर देंगे 15,000। तो ये दोनों साइडों पे इक्वल इफेक्ट हो गया कि 15,000 गुड्स में प्लस हो गया और 15,000 क्रेडिटर्स में प्लस हो गया। अब 2 ट्रांजैक्शन हो गई हमारे सामने, तो इन दोनों का हम बैलेंस करेंगे। तो सीरियल नंबर में सबसे पहले लिख देंगे बैलेंस। अब कैश का टोटल करेंगे। कैश हमारे पास शुरू में था 55,000, और आगे उसमें कोई चीज़ प्लस या माइनस नहीं हुई, तो हम वही 55,000 नीचे लिख देंगे। अब गुड्स देखें, गुड्स हमारी इंक्रीज हो गई हैं, उनमें इजाफा हो गया। पहले थी हमारे पास शुरू में 20,000 और 15,000 मजीद हमने परचेजिंग की है। तो इन दोनों का अगर हम टोटल करें तो 25,000 आ जाएगा, 35,000 आ जाएगा, सॉरी। नेक्स्ट बिल्डिंग है, बिल्डिंग आ जाएगी नीचे सेम वही वैल्यू 50,000, और इसी तरह नेक्स्ट क्रेडिटर्स का 50,000 वो भी नीचे आ जाएगा, और प्लस कैपिटल की अमाउंट वही नीचे आ जाएगी 125,000। कि जितने भी हमारे बैलेंस है वो सारे नीचे आ गए हैं। जो चीज़ प्लस होनी थी वो प्लस हो गई, और बाकी बैलेंस हमने ऐसे ही नीचे लिख दिए। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर 3 है सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट फॉर रुपीज़ 20,000, कि 20,000 की चीज़ें उसने सेल की हैं उधार पर, क्रेडिट पर सेल की हैं। ऑन अकाउंट का मतलब उधार पर सेल की हैं। तो आगे इसके इफेक्ट्स देखते हैं। इसमें गुड्स हमने सेल की हैं, तो गुड्स हम जो है ना हमारी कम हो रही है, गुड्स जा रही है हमारी तरफ से। तो गुड्स का एरो देखिए नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जाने का मतलब कि डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है ये। तो 20,000 गुड्स में कमी हो रही है, गुड्स हमारी कम हो रही हैं इतनी, और बदले में हमें कैश मिलना था उस बंदे से,
तो उसने हमें कैश नहीं दिया, उसने हमारे साथ उधार किया, तो वो हमारा मकरूज़ बन गया। और जो लोग हमारे मकरूज़ हों उनके लिए हम एक कॉलम बना देते हैं डेटर्स। डेटर्स वो लोग होते हैं जो हमारे मकरूज़ हों। तो डेटर्स भी हमारा एसेट्स होता है, तो इसका हम एसेट में कॉलम बना देंगे और उसमें इजाफा कर देंगे, इतने हमारे डेटर्स हो गए, इतने हमारे मकरूज़ लोग हो गए। तो आगे इसको टेबल में देखते हैं। अब यहाँ पे हम एक और कॉलम बना देंगे बिल्डिंग के साथ डेटर्स। ये हमारा कॉलम बन गया एसेट्स में। अब ट्रांजेक्शन का नंबर देंगे, ट्रांजेक्शन नंबर 3। गुड्स हमने सेल की हैं 20,000 की, तो गुड्स में से माइनस कर देंगे हम, और प्लस हम किस में करेंगे, डेटर्स में। ये 20,000 डेटर्स में प्लस हो गया। तो ये इस ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट हो गए। अब इस ट्रांजेक्शन के दोनों इफेक्ट एक ही साइड पे हो रहे हैं, एसेट के नीचे हो रहे हैं, तो वो एसेट में ही प्लस माइनस हो रहे हैं। तो जब कोई चीज़ एक ही तरफ प्लस माइनस हो तो वो जीरो हो जाती है। तो दोनों साइडों पे एसेट्स की तरफ और लाइबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी में भी एक जैसा इफेक्ट हो रहा है इसका, कि उधर भी जीरो है तो इधर भी जीरो हो गया ये। अब इसका बैलेंस करेंगे। कैश में कोई चीज़ प्लस या माइनस नहीं हुई तो हम कैश को उसी तरह नीचे लिख देंगे 55,000 को। गुड्स डिक्रीज हो गई हैं, गुड्स में से हम माइनस करेंगे 20,000, 35,000 हमारा बैलेंस है टोटल, और उसमें से हम 20,000 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 15,000। और नेक्स्ट बिल्डिंग है, बिल्डिंग का उसी तरह नीचे आ जाएगी अमाउंट 50,000 प्लस डेटर्स 20,000, वो भी आ जाएगा नीचे। और आगे क्रेडिटर्स की अमाउंट में भी कोई चीज़ प्लस या माइनस नहीं है तो वो भी नीचे आ जाएगी ऐसे 15,000। और इसी तरह कैपिटल भी लिख देंगे नीचे 1,25,000। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर 4 है हमारे पास, कैश ऑफ रुपीज़ 10,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। 10,000 कैश जमा करवाया बैंक में। अब इसके इफेक्ट्स देखते हैं। कैश हमारा, जब हमने बिजनेस से कैश लिया 10,000 तो कैश कम हो गया हमारा उतना, तो कैश क्या है देखिए नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब 10,000 कैश में कमी हो गई है। तो इजाफा किस में हुआ है, जो हमारा बैंक बैंक में जो कैश पड़ा हुआ उसमें इजाफा हो गया, कि बैंक अकाउंट है हमारा उस वो इंक्रीज हो रहा है। तो आगे हमें बैंक जो है ना लिख दिया है और वो इसका एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब कि वो इंक्रीज हो गया हमारा। अब यहाँ पे हमने देखना कि बैंक किस में आएगा, तो हमने एसेट्स के अंदर पढ़ा था कैश एट बैंक। ये कैश एट बैंक का मतलब होता है कि वो कैश जो हमारा बैंक में पड़ा होता है, तो उसके लिए हम कॉलम बनाएंगे बैंक का। तो अब इसके इफेक्ट देखते हैं टेबल में। यहाँ पे हम एक कॉलम बनाएंगे अब बैंक का, तो बैंक हमारा किस में आएगा, एसेट्स में। ये कॉलम आ गया इसका बैंक का। अब ट्रांजेक्शन का नंबर देंगे सीरियल नंबर के नीचे 4। कैश में से माइनस हो रहा है 10,000, क्योंकि कैश लिया हमने बिजनेस से, तो बिजनेस से कैश कम हो गया इतना। और इसको हमने कहाँ पे जमा करवाया, बैंक में, तो बैंक के नीचे हम जाके इसको प्लस कर देंगे। ये 10,000 बैंक के नीचे आ गया। तो ये इस ट्रांजेक्शन दोनों इफेक्ट जो ना वो एसेट में हो गए हैं, दोनों एक ही तरफ प्लस माइनस हो रहे हैं, तो ये जीरो इफेक्ट हो रहा है दोनों तरफ। आगे इसका बैलेंस कर देंगे। अब यहाँ पे कैश कम हो रहा है हमारा, कि 55,000 टोटल कैश था हमारा, और उसमें से 10,000 हमने बैंक में जमा करवा दिया, तो रिमेनिंग हमारे पास रह जाएगा 45,000। नेक्स्ट गुड्स की अमाउंट है 15,000, वो ही नीचे आ जाएगी, प्लस बिल्डिंग 50,000, प्लस डेटर्स का आ जाएगा नीचे 20,000। और अब बैंक की भी अमाउंट हम नीचे लिख देंगे प्लस 10,000। ये हमारे एसेट्स हो गए सारे। और आगे क्रेडिटर्स और कैपिटल की अमाउंट भी ऐसे ही नीचे आ जाएगी 15,000 और 1,25,000। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। पेड कैश टू सप्लायर ऑफ गुड्स आर एस 10,000, कि जो चीज़ों का सप्लायर है, जिस बंदे से हमने उधार पर चीज़ें खरीदी थी, उसको हम 10,000 पे कर रहे हैं। आप लोगों ने सेकंड ट्रांजेक्शन में पढ़ा था परचेज गुड्स ऑन अकाउंट फॉर 15,000, कि हमने 15,000 की चीज़ें उधार पर खरीदी थी। अब उस 15,000 में से हम 10,000 जो है ना वो उस बंदे को पे कर रहे हैं, उतना उधार हमारा कम हो जाएगा। तो जब हम उसको पे करेंगे तो हमारा कैश भी कम हो जाएगा और उतनी हमारी लाइबिलिटी भी कम हो जाएगी। तो इसके इफेक्ट देखते हैं। कैश और क्रेडिटर्स दो चीज़ों पे इफेक्ट हो रहा है इस ट्रांजेक्शन का। तो कैश भी डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, उसका एरो भी नीचे की तरफ है, और क्रेडिटर्स भी कम हो रहे हैं, कि हमारी जो लाइबिलिटी है वो भी कम हो रही है। तो इसको टेबल में देखते हैं। सबसे पहले नंबर देंगे ट्रांजेक्शन का 5, कैश में से माइनस कर देंगे 10,000,
और क्रेडिटर में से माइनस कर देंगे 10,000। तो इन दोनों में कमी होगी क्योंकि क्रेडिटर्स को हमने 10,000 पे कर दिए, तो इतनी हमारी जो ना उधार के कॉलम में कमी हो जाएगी। आगे इसका बैलेंस देखते हैं। कैश हमारा था 45,000, उसमें से 10,000 हम माइनस कर देंगे तो रह जाएगा हमारे पास 35,000। और गुड्स की अमाउंट ऐसे ही नीचे आ जाएगी 15,000, प्लस बिल्डिंग आ जाएगी 50,000, प्लस डेटर्स 20,000, और बैंक की अमाउंट आ जाएगी नीचे 10,000। और क्रेडिटर्स देखें हमारे डिक्रीज हो गए, पहले 15,000 अब 10,000, उसमें से माइनस कर लेंगे हम तो रह जाएगा 5,000। और कैपिटल की अमाउंट में कुछ भी प्लस माइनस नहीं हो रहा तो वो ऐसे ही नीचे आ जाएगी। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। पे टेलीफोन बिल Rs 2,000 बाय चेक, कि हमने टेलीफोन का बिल अदा किया है चेक के ज़रिए। तो जब भी हम चेक के ज़रिए कोई पेमेंट करते हैं तो वो अमाउंट हमारी बैंक से जो है ना वो माइनस हो जाती है, कि जब भी हम किसी को चेक देते हैं तो उतनी रकम हमारे बैंक अकाउंट से कम हो जाती है, कि वो चेक जाके हमारे बैंक अकाउंट से कैश होता है तो उतना बैंक जो है ना वो डिक्रीज हो जाएगा हमारा। तो इसके इफेक्ट देखते हैं क्या है। बैंक का कॉलम बनेगा और एक कैपिटल का आ जाएगा इसमें, कि जब भी हम कोई एक्सपेंस करते हैं, कोई भी हम जैसे पिछले क्लास में था कि ही पेड रेंट या ही पेड सैलरीज, कोई भी एक्सपेंस हम कर रहे हैं, कोई चीज़ हम पे कर रहे हैं तो हमारा कैश भी कम होता है और उतना ही हमारा कैपिटल कम हो जाता है। तो यहाँ पे हम कैश कम क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हमने चेक दिया है तो इसलिए हम बैंक को जो है ना वो कम कर रहे हैं। तो बैंक का एरो देखिए नीचे की तरफ जा रहा है, तो बैंक में कमी हो जाएगी 2,000 और उतनी ही कैपिटल में भी कमी हो जाएगी 2,000। अब इसको टेबल में देखते हैं। सबसे पहले ट्रांजेक्शन नंबर देंगे 6, उसके बाद बैंक में डिक्रीज कर देंगे हम 2,000 और कैपिटल में से कर देंगे -2,000। नेक्स्ट इसका बैलेंस देखते हैं। कैश इसी तरह नीचे आ जाएगा 35,000, प्लस गुड्स की अमाउंट भी ऐसी आ जाएगी 15,000, प्लस बिल्डिंग 50,000, प्लस डेटर्स आ जाएंगे 20,000। और बैंक देखें डिक्रीज हो रहा है, पहले 10,000 थे अब उसमें से 2,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 8,000। और आगे क्रेडिटर्स की अमाउंट है 5,000, वो ऐसे ही नीचे आ जाएगी। और कैपिटल है 125,000, उसमें से 2,000 हम माइनस कर देंगे तो पीछे रह जाएगा 1,23,000। तो ये हमारी ट्रांजेक्शन पूरी होगी है टेबल में। अब लास्ट में हमने क्या करना है, हमारे पास दो साइडें हैं, दो कॉलम बने हुए हैं, एक एसेट्स का बना हुआ है और दूसरी साइड में लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी है। अब इन दोनों का हमने टोटल करना है, तो इन दोनों का टोटल आपस में बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम एसेट्स का टोटल कर देंगे, टोटल एसेट्स लिखेंगे और जो ऊपर एसेट्स लिखे हुए हैं उनका जो लास्ट पे बैलेंस है उनको हम प्लस करेंगे। 35,000 प्लस 15,000 प्लस 50,000 प्लस 20,000 और प्लस 8,000, इन सब को प्लस किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1,28,000। और इसी तरह हम दूसरी साइड पे जो दो कॉलम हमारे क्रेडिटर्स और कैपिटल है उन दोनों को प्लस करेंगे तो वो हमारी टोटल लायबिलिटीज आ जाएंगी। तो उन दोनों को प्लस किया 5,000 प्लस 123,000, तो वो भी हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 1,28,000। तो ये हमारी दोनों साइडें इक्वल होगी। तो इस क्वेश्चन की दोनों साइडें हमेशा इक्वल होनी चाहिए क्योंकि हर ट्रांजेक्शन के इफेक्ट दोनों साइडों पे एक जैसे हो रहे हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।